नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की। हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर सरकार के दो बड़े मंत्रालय आमने सामने आ गए हैं। कानून मंत्रालय तलाकशुदा पत्नियों को पति की पुश्तैनी जायदाद में हिस्सा दिलाने के हक में है, वहीं पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ कैबिनेट के कई और मंत्रियों को इससे एतराज है। कोई कहता है कि पत्नी को जायदाद में हक दिलाने का मतलब है कि बहन, बेटी और मां के हक पर हथौड़ा चलाना जैसा होगा ये, तो किसी को इस बात पर एतराज है कि पत्नी और प्रॉपर्टी के चक्कर में रिश्ते टूटने का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। आज बीच बहस में मुद्दा यही है कि क्या तलाकशुदा बीवी को जायदाद में हिस्सा मिलना जायज रहेगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हो सकते हैं बदलाव। फेरबदल की तैयारी में कानून मंत्रालय। पत्नी तलाक के बाद भी जायदाद में लेगी हिस्सा। क्या पुश्तैनी जायदाद में भी होगा पत्नी का आधा हक। कानून मंत्रालय हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बदलाव करके तलाकशुदा पत्नी को पति की आधी संपत्ति में हिस्सा दिलाने की तैयारी में है। कानून बन जाने के बाद शादी के पहले और शादी के दौरान पति की तरफ से खरीदी गई संपत्ति और पति की पैतृक संपत्ति में तलाकशुदा पत्नी को आधा हिस्सा भी मिलेगा। लेकिन कानून मंत्रालय की इस कोशिश पर अभी पानी फिरता दिख रहा है। विरोध किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के मंत्रियों ने जताना शुरू कर दिया है। मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर दो मंत्रालय आमने सामने। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय फेरबदल का कर रहा विरोध। सूत्रों की माने तो महिला बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ इसके पक्ष में नहीं है। उनके मुताबिक ऐसा कानून बनने से दिक्कतें बढ़ेंगी। तलाकशुदा पत्नियों को उनका वाजिब हक सही मायने में नहीं मिल सकेगा। इस टकराव के बाद बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक टल गई है और अब विचार के लिए मामला जीओएम के पास पहुंच गया है। लेकिन इसी के साथ पूरे देश में ये बहस भी शुरू हो गई है कि क्या पत्नी को पति की पुश्तैनी जायदाद में आधा हिस्सा मिलना सही है। ये बहस का मुद्दा है, लेकिन विरोध की गूंज अभी से प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुनाई देने लगी है। दरअसल इस कानून के अमली जामा पहनाने की कोशिशों से एक नहीं कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कानून मंत्रालय ने इस बात पर कोई विचार किया है कि आखिर संपत्ति का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे देश में अभी भी संयुक्त परिवार ही ज्यादातर वजूद में है। दूसरा बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इस कानून के बन जाने के बाद पत्नी की ज्यादती का शिकार पति नहीं होंगे। तीसरा और सबसे गंभीर सवाल तो ये है कि क्या पति पत्नी और प्रॉपर्टी के चक्कर में रिश्ते टूटने का सिलसिला नहीं शुरू हो जाएगा। फिलहाल कानून मंत्रालय की तरफ से संशोधन के प्रस्ताव दिए गए हैं, लेकिन जब तक इन अहम सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, इसके पक्ष और विपक्ष में जीओएम की बैठक से लेकर सड़क तक ये बहस जारी रहेगी कि क्या तलाकशुदा पत्नी को जायदाद में आधा हिस्सा मिलना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पत्नी को क्या जायदाद में हिस्सा मिलेगा और क्या मिलना चाहिए, इस पर ही है आज बड़ी बहस। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ अतिथि जुड़ गए हैं। हमारे साथ वर्तिका नंदा जी सोशल एक्टिविस्ट जुड़ गई हैं। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी जानी मानी वकील हैं, ये जुड़ गई हैं। हमारे साथ स्वरूप सरकार जी जो कि सेव इंडिया फैमिली से हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ने जा रहे हैं। हरीश दीवान जी जो कि चेयरमैन है नेशनल रिफॉर्म ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शो के दौरान हमारे साथ शाइना एनसी बीजेपी लीडर भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ बरखा सिंह जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहला सवाल रेखा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि पति मकान बनाते हैं, उस मकान को सही मायनों में घर एक महिला बनाती है। तो आज जब हम देख रहे थे कि कैबिनेट इसको लेकर चर्चा कर रहा है और प्रधानमंत्री निवास के बाहर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, सबसे पहले तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि कानून में बदलाव होने जा रहा है, ये एक अच्छी पहल है या फिर इसमें बहुत सारी खामियां हैं जो कि हो सकता है और ये कहा जा रहा है कि रिश्तों को और ज्यादा तोड़ेंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो मेरी पहली प्रतिक्रिया अखबार को पढ़ने के बाद यही थी कि बहुत बढ़िया मूवमेंट है, बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर, हमारे कानून के इतिहास में पहली मर्तबा पत्नी को अपने पति की जायदाद के अंदर मालिकाना
हक मिलने की बात उठी है, अभी कम से कम उठी तो है ये बात। आगे जाके फाइनली इसको ये पास होता है कि नहीं होता बिल, ये देखने की बात है। ये इसके अंदर खामियां क्या है, क्या उनको स्ट्रीमलाइन करके कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है जहां पे दोनों पक्ष जो है पति और पत्नी दोनों के साथ ज्यादती ना हो। कहीं पे सोसाइटी के अंदर हमको समाज के अंदर इम्बैलेंस नहीं करना है कि किसी का भी जो तराजू हो, जो पलड़ा हो, वो भारी हो जाए तराजू के अंदर। अभी तक गौर फरमाने की बात यह है कि अभी तक हमारे कानून के अंदर कोई भी पत्नी अगर वो अपने पति से कुछ चाहती थी तो उसको सिर्फ एक मेंटेनेंस का खर्चा मिलता था, जिसको कहते हैं कि खर्चा भत्ता अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान। कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान मतलब उसके लिए सिर्फ उसको पैसा मिलता था, उसको कोई भी तरह का मलकियत नहीं मिलती थी। यानी कि आपको एक मेंटेनेंस अमाउंट हस्बैंड के स्टेटस के मुताबिक आपको जो कोर्ट्स है वो फिक्स कर देती कि देखिए आपके पति का इतना स्टेटस है तो उसके मुताबिक आपको इतना खर्चा भत्ता हर महीने का मिलना चाहिए। अभी तक पत्नी का मलकियत का अधिकार ही नहीं था कहीं पर, तो पहली बार पत्नियों को कम से कम उतना तो दर्जा दिया जा रहा है कि उनको पति की जाति की जो संपत्ति है उनको कुछ हिस्सा मिलेगा। अभी तक जो बहुत अजीब सी बात है, बहुत ही, मैं तो कहूंगी कि ये बहुत ही मुझे लगता है कि मुझे कौतूहल होता है इस बात के ऊपर कि अभी तक जो पत्नी थी उसको अपने पति की संपत्ति में अधिकार तभी मिलता था जब पति जिंदा नहीं रहता था। पति के मरने के बाद उसको अपने पति की संपत्ति में अधिकार मिलता था, उसके पहले नहीं मिलता था। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये भी बहुत पॉजिटिव आप कह रही हैं, लेकिन आज जब कैबिनेट में ये मामला गया और जीओएम को रेफर हुआ, उसका कारण ही ये था क्योंकि कैबिनेट में सारे मंत्रियों के अंदर बहुत ज्यादा इसको लेकर गतिरोध था, इसको लेकर मतभेद था। वर्तिका, आपसे ये जानना चाहूंगी, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आई कि अंदर कैबिनेट में क्या चर्चा हुई, तो कई मंत्रियों ने इसका सीधे तौर पर विरोध किया। हमारे पास ये भी खबर आ रही है कि एक मंत्री साहब ने ये कहा कि लड़के की भी बहन होती है, उसकी भी माँ होती है, उनका क्या होगा कि भाई उस घर में भी लड़कियों की शादी करानी होगी। हमारे पास एक मंत्री साहब ने ये कहा कि भैया आप गांव में कैसे बंटवारा करेंगे, जो कि WCD मिनिस्ट्री की मंत्री हैं कृष्णा तीरथ जी, उनका काम ये होना चाहिए कि वो वुमेन राइट्स को आगे प्रेस करें, लेकिन उनका ये कहना था कि इससे तो शादी का इंस्टीट्यूशन टूटेगा। तो कुल मिलाकर ये जो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स दी जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि हमारे देश के मंत्री तभी तिल मिलाते हैं जब उन्हें लगता है सत्ता उनके हाथ से ना खिसक जाए। औरत के हाथ में जहां कोई तरह की पावर आने की बात हुई, चाहे बस में सीट देने की बात हो, सत्ता सबसे पहले तिल मिला जाती है। और ये इस बात का भी साफ सबूत है कि कभी भी पुरुष प्रधान समाज ये नहीं चाहता किसी भी लिहाज से औरत को बराबरी का तो क्या, कहीं बराबरी के आसपास का भी हिस्सा मिले। आप किसी भी लोअर कोर्ट में जाइए और आप जाकर वहां पाएंगी कि जब तलाक होने वाला होता है उससे पहले पति इस साजिश को अक्सर रच लेते हैं जिसमें वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनकी आमदनी पत्नी से बहुत कम है। ऐसे बहुत से मामले हुए जितने पत्नियों ने पति को दिया। श्वेता तिवारी इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसके अलावा ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पतियों ने ये कहा कि वो तो हमारी पुश्तैनी जायदाद थी, या ये तो मेरे बेटों की जायदाद है, ये मेरी बेटी की जायदाद है, और पत्नी धक्के खाती है यहाँ से वहां क्योंकि पति ये साबित कर देता है कि उसके पास कुछ नहीं है। ये चालाकी सदियों से हुई, औरत सदियों से ठगी गई। आज जब ये बात की जा रही है कि ये ठगा जाना हटाया जाए, तो जो लोग तिल मिला रहे हैं मैं उनसे ये जरूर अर्ज करना चाहती हूँ कि कृपया एक बार आप लोअर कोर्ट्स में जाकर देखिए, आप जरा पीड़ितों से मिलिए और उन औरतों से पूछिए जिनके साथ इस तरह की साजिश रची गई। असल में पुरुष के साथ साजिश रचे जाने का इतिहास कम रहा है और औरत के साथ ज्यादा, और यही वजह है कि औरत की आवाज उठाने वाले भी आमतौर पर डर जाते हैं। अभी आपने WCD मिनिस्ट्री की बात की और बहुत से कई और मंत्रियों ने भी जब इसका विरोध किया, तो मुझे इस बात को देखकर बेहद ज्यादा दुख हुआ कि हम फिर किस मुंह से ये कहते हैं कि हम निर्भया को जस्टिस दिलाएंगे, किस मुंह से हम ये कहते हैं कि हम इस देश में क्राइम अगेंस्ट वुमेन को करना मिटाना चाहते हैं। आप इनहेरिटेंस के लॉज देखिए, इस देश के जो आंकड़े हैं, विकिपीडिया में भी ये लिखा गया है, मैं उस आंकड़े को मैं कोट करूंगी, 1/3 औरतें इस पूरी दुनिया में ऐसी हैं जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, और उनके पतियों ने इस बात की पूरी कोशिश भी की कि उनके पास कोई अधिकार ना रहे। मेरा मानना यह है कि मीडिया को इस समय पुरजोर कोशिश करनी चाहिए और ताकत दिखानी चाहिए, वैसे ही जैसे कि वो रेप केसेस में करती है, क्योंकि ये औरत के अधिकार की सबसे बुनियादी जरूरत है। औरत के साथ अगर पुरुष कोई बराबरी की बात करते हैं, लेकिन बराबरी अगर ग्राउंड पे नहीं होगी, मैं इसे पेनल्टी के तहत भी देखती हूँ। पुरुष के लिए दूसरी शादी करना, तीसरी शादी करना या शादी ना करना या पत्नियों को दुख देना आसान होता है, औरत के लिए आसान नहीं है।
पेनल्टी होनी चाहिए। जी हमारे साथ रेखा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर मैं आपने जो कहा था कि जो अभी ये क्वेश्चंस उठे हैं कि जब वो लड़का है उसकी माँ भी हो सकती है और उसकी बहन भी हो सकती है, तो जहां तक ये बहुत ही बेतुकी सी दलील दी गई है, जो माँ है अगर उसकी है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो उनके पिताजी की होगी सबसे पहली बात तो, और जो बहन है अगर वो अब उसकी शादी नहीं हुई है, सबसे पहले तो अगर वो माइनर है तो अगेन उसके जो फादर होंगे उनकी जिम्मेदारी बनती है अपनी बेटी की देखभाल करने की, और उसके ज्यादा जब तक उसके अगर फर्ज करिए वो 18 से बड़ी भी हो जाती है, बालिग हो जाती है, तब तक भी उसके पिता की जिम्मेदारी रहती है उसके ऊपर जब तक उसकी शादी नहीं होती। तो जो माँ और बहन वाली जो दलील दी गई है ये बिल्कुल ही बेतुकी है। आप मंत्रियों की बात करिए रेखा जी, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जब ये कैबिनेट पे शुरुआत हुई चर्चा तो प्रधानमंत्री भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही ये सवाल हुआ, कानून मंत्री ने सामने पेश किया मसौदा, तो प्रधानमंत्री मुस्कुराए। तो ये कहीं ना कहीं मानसिकता को झलकाता है। हालांकि जब रेप जैसी वारदात हुई थी तो बाहर आके सब गिना रहे थे अपनी बेटियां की कितनी बेटियां, सबको याद आ रही थी तब, 2 बेटियां 3 बेटियां हैं, बेटियों के लिए कुछ करना है तो जरा मन से करके दिखाइए ना। मुस्कुराहट तो ऐसी भी सब कुछ कह रही है, चुप्पी भी सब कुछ कह रही है, और औरतें सब समझ रही हैं। और एक वकील होने के नाते जैसे वर्तिका जी ने भी बताया कि हम लोग रोज यही मुश्किलों से फेस करते हैं, जूझना पड़ता है। जब लड़कियां आती हैं ये कह के कि देखिए हमारे पति ने तो अपनी इनकम जो है उसको 0 दिखा दिया, वो कहते हैं कि जो भी कुछ है वो हमारा पुराना है, हमारे जो एंसेस्ट्रल है वो तो हम उसको उसके मुताबिक हमारी मेंटेनेंस को भी नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो तो हम इनहेरिट करेंगे, अभी हमारे को मिली नहीं है, हमारे पिता जिंदा है, हमारा प्रॉपर्टी में बंटवारा नहीं हुआ, तो उसके बेस के ऊपर आप हमारी जो हमारा स्टेटस है उसको भी डिटरमिन नहीं कर सकते। तो मेंटेनेंस के मामले के अंदर भी लड़के भागते हैं। उसी तरह से मैं रोज उन लड़कों को के भी केसेस करती हूँ जहां पे लड़के आके ये कहते हैं कि देखिए हमारी पत्नी ने हमारे पर केस कर दिया, आप ऐसे कोशिश करिए कि हमारी पत्नी को 1 रुपया भी मेंटेनेंस का न मिले, और हमारे जो माँ बाप हैं उन्होंने हमें बेदखल कर दिए प्रॉपर्टी, एज इफ कि प्रॉपर्टी में बेदखल करने से आपकी जिम्मेदारी छूट जाती है। ऐसा नहीं होता है, पर हर तरीके हथकंडे जो पति लोग हैं वो आजमाते हैं कोर्ट के अंदर कि किसी भी तरह अपनी पत्नी को मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़े, उसको रोटी कपड़ा और मकान भी मुहैया न करवाना पड़े, और मेंटेनेंस के नाम के ऊपर उसको सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि एक बेयर सर्वाइवल के लिए देना पड़े, उससे ज्यादा कोई भी नहीं देना चाहता। तो पहली बार अगर कोई मालिकाना हक मिल रहा है पत्नी को, तो उसके अंदर मुझे समझ नहीं आता कि हमारे जो पुरुष प्रधान देश है जिसके अंदर जो नेता है वो भी ज्यादातर पुरुष ही हैं, वो इतना ज्यादा क्यों तिलमिला रहे हैं, आम जनता क्यों तिलमिला रही है? जी वर्तिका मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ इसमें कि जिन लोगों की इतनी तिलमिलाहट हो रही है, जिनको इतना पसीना छूट रहा है, कृपया करके वो आगे से ऐसे बयान ना दें कि वो चाहते हैं इस देश में औरत और पुरुष को बराबरी का हक मिले। उन्हें ये कोई हक नहीं है इस तरह की सुप्रीम तरह की बयानबाजी करने का, जिसको जो सुपरफिशियल है, जिसके अर्थ कोई अर्थ नहीं है, और ना ही उन्हें आंसू बहाने चाहिए किसी भी तरह की क्राइम अगेंस्ट वुमेन को देखकर। क्योंकि अगर औरत के पास अपनी जमीन नहीं है, अपना आसमान नहीं है, अपनी चलने की सड़क नहीं है, उसकी अपनी सांसें अपनी नहीं है, तो फिर उसके पास क्या है? अगर किसी अधिकार की वो बात करने लगती है तो इसी समाज को वो बात बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं औरत मेरे जमीन नीचे से कहीं खींच ना ले। ये उसी को डर लगता है जिसके अंदर अपराध बोध होता है। हमारे साथ स्वरूप जी अभी न्यूज रूम से जुड़ेंगे, लेकिन रेखा जी लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट देन। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जो कि वहां पर बहुत सारे लोग एकत्रित थे जब ये पूरा का पूरा कैबिनेट में चर्चा हो रही थी। उनका ये कहना है कि चलिए आपने इसको डिवीजन होनी चाहिए कि बिफोर मैरिज यानी कि शादी से पहले कैसे प्रॉपर्टी कितनी थी प्रॉपर्टी, आफ्टर मैरिज आपने कितनी एक्वायर की, जब डिवोर्स का केस गया उसके बाद कुछ इनहेरिट हुआ, और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी। इसको एक अलग तरीके से डील करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो तिलमिलाहट है वो इस बात को लेकर है कि पुश्तैनी संपत्ति क्यों, अगर मान लीजिए कोई लड़की भी है, अगर उसको भी कोई पुश्तैनी संपत्ति मिलती है तो वो एक तरह से बाप दादा की जो पुश्तैनी संपत्ति है उसको मिल रही है, उस पर तो पति का कोई हक नहीं है। तो ऐसे में ये तो एक तरह से कानून या तो जेंडर न्यूट्रल हो, या फिर उसमें ये पहलू है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी को ना छुआ जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? आपके पास पुरुषों के भी केसेस आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, बहुत ही तादाद के अंदर आते हैं। इनफैक्ट नहीं चाहते हुए भी रोज कुछ ऐसे मुकदमे आते हैं जो वैवाहिक झगड़ों से संबंधित होते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहती हूँ, और मैं इस बात के बिल्कुल भी उसमें हक में नहीं हूँ कि जो पत्नियां हैं उनका दर्जा पति से ऊपर होना चाहिए। बराबरी की बात करती हूँ, तराजू के अंदर दोनों के अधिकार होने चाहिए, पत्नी के भी और पति के भी। पर जेंडर न्यूट्रल इस वाले कानून को करने से क्या पत्नियों की जिंदगी जो है बेहतर बन सकती है? ऐसा
कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रथा चलती आई है, हम अपने देश का इतिहास देखते हैं, जहां पे अगर हम कौन सी औरतों की बात कर रहे हैं, आखिर ये कानून बन क्यों रहा है, ये संशोधन क्यों आ रहा है, हमें कुछ एलिटिस्ट सोसाइटी या कुछ पर्टिकुलर वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे सेक्शन 498A बना था, अभी बहुत सारे लोग मेरे बोलते ही चमकेंगे इस बात के ऊपर कि देखिए इस कानून का कितना ज्यादा मिसयूज हुआ, परंतु जो एक गलत काम करता है उसी को आप एक एग्जाम्पल लेके साइट नहीं कर सकते कि देखिए फलाने कानून का दुरुपयोग किया, इसलिए आप 80 और 90 के मुकाबले दहेज के मामले रुके भी, काफी सारे दहेज की तादाद देखी जाए तो कम हुई, तादाद जो है कम भी हुई, ज्यादा भी हुई, वो एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट का विषय रह जाता है डिस्कशन का। फिलहाल आपको ये देखना है कि अगर आप कोई कानून बनाते हैं उसको किस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। कोई भी कानून बनाते समय जो सबसे पहला जो उसके अंदर जो सेक्शन होता है, जो वर्ग होता है, उसका होता है उद्देश्य। इस कानून बनाने का उद्देश्य क्या है? तो अगर ये संशोधन इसलिए लाया जा रहा है कि इसका उद्देश्य जो है एक पॉजिटिव उद्देश्य है कि पत्नी को किसी भी तरीके से अपने पति से कम नहीं समझा जाए, कम से कम उसके बराबर तो समझा जाए, और उसको पति का उसको मालिकाना हक अपनी पति की संपत्ति में तभी मिलेगा जब वो पति स्वर्ग सिधार जाएगा। जी रेखा जी, अब हमारे साथ रेखा जी, मैं हरीश दीवान अब हरीश दीवान जी के पास जाना चाहूंगी। इन्होंने बाकायदा मोर्चा निकाला आज 7 RCR के बाहर, जब इस पूरे कैबिनेट में चर्चा चल रही थी तो ये भी पहुंचे हुए थे धरना देने के लिए। हमारे साथ स्वरूप सरकार जी भी जुड़ गए हैं। हरीश जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक महिला जो इतने अरसे की शादी के बाद अगर उसे घर से निकाल देता है पति, तो क्या उसके पास एक छत नहीं होनी चाहिए सर छुपाने के लिए? आपको दिक्कत कहां लगती है और क्यों मालिकाना हक ना मिले ऐसी महिला को? नहीं, इसमें क्यों वो गुजारा भत्ता मिले सिर्फ? इसमें मैडम हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर कोई मैरिज की कोई लिमिट हो, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी जॉब में 20 साल का होता है, उसके बाद अगर कोई रिटायर होता है या नौकरी छोड़ता है तो उसको 20 साल की सर्विस के बाद पेंशन मिलती है। आज की डेट में क्या हो रहा है कि एक महीने की शादी, 10 दिन की शादी, उसके बाद वो लोग अपना हक मांग रहे हैं। तो इसके लिए कोई लिमिटेशन होनी चाहिए कि 20 साल की शादी है, उसके बाद हम बिल्कुल हक में हैं कि औरतों को उसमें 50% हक मिलना चाहिए, पर शादी की कोई लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने रहे, 2 साल रहे, 4 साल रहे, उसके बाद वो हक ले लें। तो अगर एक लिमिट हो, 20 साल की उनकी मैरिड लाइफ है तो वो कहाँ जाएगी? अच्छा, हक मिलना चाहिए। ठीक है, ये सवाल मैं रेखा जी से करना चाहूंगी। ऐसा भी देखने में आ रहा है कि आजकल सब मेट्रोपोलिस में हम जिस तरह से देख रहे हैं मैरिज को, हमारे देश में मैरिज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो एक सेक्रेमेंट था, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल मेट्रोज में भी फायदा उठाया जा सकता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ग्रेडेशन होनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने बताया अभी कि 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे शादी को, आपको लगता है ग्रेडेशन होनी चाहिए? पूछ रहे जी रेखा जी, आपसे बिल्कुल बेतुका ग्रेडेशन होएगा। ऐसे जो रिश्ते जो हैं उनको कम से कम, इट्स नॉट लाइक अ सर्विस रिकॉर्ड कि आपने कितने साल की सर्विस पुट इन करिए, उसके बाद में आपको फलाना बेनिफिट अक्रू होएगा। अगर किसी औरत के साथ ज्यादती होनी है तो देखिए भाई साहब, ये पूछ के नहीं होते कि कितने साल की शादी के बाद होगी। उसके साथ अगर ज्यादती होनी है तो शादी के पहले दिन भी हो सकती है, वो एक सिस्टमैटिक टॉर्चर भी हो सकता है। तो सिर्फ एक पत्नी को अपने अधिकारों से, मालिकाना अधिकार किसी संपत्ति में पाने से इसलिए वंचित कर दिया जाए। देखिए, आपकी शादी को भी 5 साल नहीं हुए हैं, आपकी शादी को भी 10 साल नहीं हुए हैं। आप कम से कम उस बेंचमार्क को पास कर लीजिए। जब आप उस बेंचमार्क को पास कर देंगे तो आपको अपने पति की प्रॉपर्टी में मालिकाना हर्जा मिल जाएगा, हक मिल जाएगा। तब तक अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट रहिए। वो आपको 2 रोटी दे रहा है, 2 कपड़े दे रहे हैं पहनने के लिए, आप खुश रहिए। सिर के ऊपर छत है, वो कभी भी वो अपने घर को छोड़ के भाग सकता है ये कह के कि ये तो मेरे फादर का मकान है। और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, तरुणा बत्रा की जो जजमेंट हमारे सारे दर्शक भी जानते होंगे, उसके अंदर भी स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि जो पत्नी है उसका अपने ससुर की या सास की प्रॉपर्टी में कोई रहने का राइट नहीं है, सिर्फ अपनी पति की प्रॉपर्टी में राइट है। तो ऐसे औरतें कहां जाएं जहां पे उनके पति उनको बिल्कुल छोड़ के, बिल्कुल एक डेस्परेट कंडीशन में छोड़ के भाग जाते हैं, ये कह के कि मकान हम तुम्हारे सिर के ऊपर छत भी नहीं देंगे क्योंकि ये जो मकान है ये तो मेरे फादर का है, मैं घर को छोड़ के जा रहा हूं, ये मकान किराए का छोड़ के जा रहा हूं। आपको रिबटल देना चाह रहे हैं। मैं स्वरूप जी आपके पास तुरंत से तुरंत आऊंगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आम जनता इसका बारे में क्या सोचती है। हमारे जितने भी संवाददाता हैं उन्होंने उनके रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रियाएं लेने की कोशिश की, फिर आपके पास आती हूं। प्रधानमंत्री आवास 7 RCR पर जहां एक तरफ कैबिनेट की बैठक चल रही है और उसमें मैरिज अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा चल रही है, वहीं 7 RCR के बिल्कुल बाहर गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। इन प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि जो मैरिज अमेंडमेंट बिल है उससे परिवार तबाह हो जाएगा और इसीलिए ये धरने पर बैठे हैं। हम आपसे बातचीत कराने की कोशिश में करते हैं। आप लोगों के विरोध की क्या वजह है? जी, हिंदू मैरिज अमेंडमेंट सर, देखिए हिंदू मैरिज अमेंडमेंट बिल आ रहा है,
उसमें क्या है कि शादी करते ही आपके माँ बाप ने अपनी प्रॉपर्टी जोड़ी, एक रात के बाद ही केस करेगी, आपकी 50% प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। ये तो पेड प्रोस्टिट्यूशन बढ़ा रहे हैं। अरे कानूनी आतंकवाद और वैसा। लेकिन अभी तक फिलहाल अभी तक तो कोई फैसला नहीं हुआ है। एक मिनट, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल में सिविल सोसाइटी को कहां पे कंसल्ट किया गया? इतने सारे हमारे एनजीओ के लोग ने स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। जेंडर बायस्ड आप इतने लॉज लाए जा रहे हैं। अगर आप हिंदू मैरिज अमेंडमेंट पे अगर एक हस्बैंड को राइट नहीं देते, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री ने अभी अमेंडमेंट दिया है, संशोधन मूव किया है इसमें, इसलिए आपको इतनी नाराजगी, आपकी नाराजगी की वजह क्या है? आज से पहले कोई भी जो लॉज है उनका कोई स्टॉप कर पाया? हमारे लॉ मिनिस्टर ने क्या बोला कि 498 के बारे में वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको करने नहीं देंगी। तो इस बिल का भी वही हाल होगा, पास हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो गाज गिरेगी वो सिर्फ हस्बैंड्स पे गिरेगी। लेकिन महिलाओं को इससे ताकत मिलेगी। महिलाओं को इससे ताकत मिलेगी। महिला बहनें भी हैं, मेरी माँ भी है, ठीक है, मेरा भाई भी है। लॉ को अमेंड करने के लिए 4 बार सुप्रीम कोर्ट। आपकी क्या राय है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम विमेन के राइट्स के लिए लड़े, पर पुरुषों का उसमें अगर हम बलिदान कर रहे हैं तो वो भी गलत है। सोसाइटी को बैलेंस करना पड़ेगा। एक समय विमेन डोमिनेंट सोसाइटी थी, आज मेन डोमिनेंट है। आप कब बैलेंस लाएंगे? हम भारतीय संस्कृति को खत्म करते जा रहे हैं। आज एक महिला इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी उसको अगर मिल रहा है तो आप ये सोचिए कि वो क्या करेगी मैरिज का। हमें ये सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, सारे के सारे प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर ही झगड़े होंगे, मैरिज कुछ नहीं बचेगी। आप लोग ने रिप्रेजेंटेशन की कोशिश की थी यहाँ पर? हम अंदर जाना चाहते हैं और मिलना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हम भी महिलाएं हैं, पुरुषों के हक कहाँ पर हैं? 50% आप देखिए सोसाइटी में बैलेंस लाइए। आप पुरुष महिला को लड़ा रहे हैं। पहले जिस तरीके से ये बिल का स्वरूप है, उसमें इन लोगों को लगता है, जो प्रदर्शनकारी हैं, कि इससे परिवार नाम की संस्था का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए ये इसका विरोध कर रहे हैं। मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सुना आपने वर्तिका, आपसे ये जानना चाहूंगी, जब ये कैबिनेट में चर्चा हो रही थी और बाहर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा था, इनका कहना था कि कानून का दुरुपयोग होगा, साथ ही साथ इनका एक कंसर्न भी है कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो अपने पति को ब्लैकमेल करेंगी, प्रॉपर्टी के लिए ही शादियां टूटेंगी। आप इसका जवाब किस तरह से? सारे गलत काम औरतें ही करेंगी। कितने कानून है औरतों के लिए और सारे बाकी कानून किसके लिए, और कितना उसका दुरुपयोग होता है? पहला सवाल ये। दूसरी बात, ये विरोध करने वाले अचानक जो आ गए, शादी नाम की संस्था टूट जाएगी। शादी नाम की संस्था को बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया है? क्या वो जवाब है? तीसरी बात, आप सत्ता में देखिए जितने प्रभावशाली लोग हैं, जिन्होंने 2 शादियां 3 शादियां या बाद में चौथी शादी का भी प्लान बनाया, आप उनकी प्रॉपर्टी डिटेल्स देख लीजिए। ज्यादातर लोग शादी को जब तोड़ते हैं, एक साजिश के तहत तोड़ते हैं। उनकी प्रॉपर्टी पत्नी के नाम नहीं होती, नौकर के नाम भी हो सकती है, पियोन के नाम मिल जाएगी, नौकरानी के नाम कुछ मिल जाएगा, नौकरानी के बेटे के नाम कुछ मिल जाएगा, पत्नी के नाम नहीं होगा। क्योंकि अगर पत्नी के नाम हो गया, कहीं उसने मांग लिया, कहीं उन्हें साबित हो गया, कहीं देना पड़ा, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए प्रॉपर्टी को बड़ा दबा छुपा के उसको खेला जाता है, मतलब नौकर के नाम में भी हो जाती है। और रेखा जी इसकी गवाह होंगी क्योंकि बहुत सारे आपके पास आते होंगे, हमने तो कहीं। रेखा जी बताइए, वाकई क्या ऐसा होता है कि पुरुष ये कहता है, जिसका डिवोर्स का मामला जैसे ही मान लीजिए अदालत में गया, वो अपना नौकरी छोड़ के माता पिता के घर चला जाता है रहने के लिए, प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो जाती है, कोई हिसाब नहीं, और औरत ये प्रूव करती फिरे कि इनकी तनख्वाह कितनी है, सैलरी स्लिप कितनी है, तो ताकि उसको गुजारा भत्ता मिले। और अगर पत्नी सरकारी नौकरी में है तब तो और आसान है। पत्नी की आप सैलरी स्लिप लेके चले जाइए, और आपकी 4 कंपनियां भी हैं तो आप बोल दीजिए तो दोस्त की कंपनी है। सबसे पहले किसी भी पति को अगर अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ता है तो सबसे पहले तो वो भूखा नंगा हो जाता है। अगर उसकी सर्विस होती है, कहीं पे वो नौकरी कर रहा होता है, तो वो उसको छोड़ के बैठ जाता है। अगर उसका कोई व्यवसाय चल रहा होता है तो वो दिखा देता है कि मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने मेरे को बेदखल कर दिया। उसके बाद में यहाँ तक कि वो अपने अंदर शारीरिक डिसेबिलिटीज भी शो करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि देखिए मैं तो डिसेबल्ड हूँ, मैं तो मेंटल ट्रॉमा में हूँ, मैं इतने मेंटल ट्रॉमा में ग्रस्त हूँ, मेरी पत्नी ने मेरे पर इतना अत्याचार करा है कि मैं बिल्कुल भी किसी काम करने के लायक नहीं रह गया। तो बल्कि उल्टा बेशरम होके कुछ पति तो ये भी उम्मीद करते हैं कि शायद हमारी पत्नी हमारा पालन करे, हमारा भी पालन करे, हमारे बच्चों का भी पालन करे, और साथ साथ हमारे माता पिता का भी पालन करे। तो इस सारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए पत्नियों को अगर कोई रिस्पेक्टेबिलिटी दी जाती है, उनकी अगर फाउंडेशन शादी के अंदर स्ट्रॉन्ग करी जाती है, तो पता नहीं इतना ज्यादा बवंडर क्यों मचता है। वर्तिका, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अभी मैं हरीश जी के पास जाना चाहूंगी, नहीं तो उनको लगेगा कि पूरा महिला मुक्ति मोर्चा टाइप सिचुएशन हो गई है इधर। हरीश जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो बहुत वैलिड सवाल उठाए हैं, आप मान लीजिए आप
आपको अपनी अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है इस देश में, लेकिन यहाँ पर रेखा जी बता रही हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जैसे ही डिवोर्स का मामला पहुंचता है, अदालत में पहुंचता है, तो पति एक तरह से भूखा नंगा अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। ये रेखा जी का कहना है। तो ऐसे में महिला जाए तो जाए कहां? आपको लगता नहीं है? आप क्योंकि भाई भी होंगे, आप पिता भी होंगे, तो आपकी भी लाइफ इस तरह से अफेक्ट होगी। तो अगर एक महिला को हक मिल रहा है, मालिकाना हक, तो इसमें समस्या कहां दिखती है आपको? इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर लड़कियां आज की डेट में कमा रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, तो वो खुद अपना गुजारा कर सकती हैं। दूसरा, 2005 में हिंदू सक्सेशन लॉ अमेंड हुआ था। उससे पहले लड़कियों को अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं होता था। आज उनको पूरा हक है अपने भाई के बराबर अपनी प्रॉपर्टी में फादर की लेने का। तो उन लोगों को अपने फादर मदर की प्रॉपर्टी में लेना चाहिए हिस्सा। वो उसको क्यों छोड़ती हैं? वो उसको रेनाउंस करती हैं और उनके माँ बाप ही इन चीजों को इंस्टिगेट करते हैं। मतलब शादी के बाद पिता से मांगे लेकिन पति से नहीं, ये कहना है मतलब आपका? और तब भी ये भाई बनेंगे तब भी नहीं लेने देंगे? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि अगर आपकी मैरिज जो है 10, 15, 20 साल चली है, आपका कंट्रीब्यूशन है तो आपको मिलना चाहिए, बिल्कुल हक मिलना चाहिए। आपका 50% होना चाहिए, आपका 50% बिल्कुल हक बनता है। पर आप 2 महीने की शादी में, 3 महीने की शादी में आप दूसरी जगह कहीं और चले जाएं, किसी का कहीं पे कोई गलत, तो इसमें नहीं होना चाहिए, कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। रेखा जी और वर्तिका जी दोनों आपका जवाब देना चाह रही है हरीश जी, लेकिन हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए मात्र रुकना पड़ रहा है। तुरंत लौटते हैं और आगे की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि क्या जायदाद की वजह से रिश्ते टूटेंगे? हमारे साथ रेखा जी हैं, वर्तिका जी हैं। इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले हरीश दीवान जी बोल रहे थे कि हक मिल जाए प्रॉपर्टी में, उनको कुछ खास ऐतराज नहीं है, लेकिन ये डबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि महिलाएं, अब कानून में बदलाव हुआ, सक्सेशन लॉ बदला है, तो उसके बाद महिलाओं को पति और पिता और भाई से भी मिल सकती है प्रॉपर्टी, उस घर से भी मिल सकती है और पति की भी प्रॉपर्टी। तो महिलाएं ज्यादा अमीर हो जाएंगी, उनको इस तरह की आशंका। रेखा जी जवाब दीजिए। ये तो बहुत ही बेतुका सा एक दलील उन्होंने दी है। क्या तर्क है कि पत्नी को जो है अपनी एक लड़की को अपनी माँ, अपने पिता के घर से भी मिलेगा? पहली बात तो वास्तविकता ये है कि कितनी बेटियों को उनके भाई या उनके जो पिता हैं संपत्ति में हिस्सा देते हैं। एक शादी करने के बाद जो हमारे समाज के अंदर जो चलन चलता आया है वो है कि बेटी, हमने तुम्हारी शादी कर दी, आज से घर तुम्हारा पराया हो गया, तुम यहाँ पे जो है ना तुम्हारी डोली गई है, अब तुम्हारी घर से, उस घर से अर्थी उठेगी, बस अब हमारे घर से तुम्हारा पीछा जो है खत्म हो चुका है। तो कोई वास्तविकता तो ये है कि अभी तक हमारे इतना रूढ़िवादी देश है कि जो अभी 2005 के अंदर औरतों का विमेन्स राइट टू इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी में आया था वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। उसकी कहनों को लागू हुआ है। कितनी जो बेटियां हैं, कितनी लड़कियां ये हिम्मत रखती हैं कि शादी हो या ना शादी हो, क्योंकि ये तो अगर शादी नहीं हो, अगर जो कुंवारी लड़की है वो भी अपने पिता की संपत्ति के अंदर अधिकार मांग सकती है। तो कितनी जो लड़कियां हैं हमारी देश की वो हिम्मत करती है, कितनी लड़कियों को मिलता है, वो एक अलग सवाल है कि क्या सिर्फ क्योंकि लड़कियों को हक वहां पे भी मिलेगा तो ये नहीं देना चाहिए। ये दो पैरेलल रास्ते हैं। लड़की को अगर अधिकार अपने पिता की संपत्ति में मिलने का है तो उसको मिलेगा ही। ये कह के कि आपको तो वहां भी मिल जाएगा इसलिए आपको यहाँ नहीं मिलना चाहिए अपने पति से, जी इस बात पे कोई भी तर्क नहीं है। पति की जिम्मेदारी इंडिपेंडेंट है। अपने फादर इन लॉ की संपत्ति को मत झांकिए। सारे पतियों को ये रिक्वेस्ट करूंगी, अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी में मत झांकिए कि वहां पे क्या छोड़ के आए हैं, है ना। आप जब लड़की को घर में ले आए, मैं स्वरूप जी को यहाँ पर लाना चाहूंगी। स्वरूप जी एक बात बताइए, हकीकत ये है कि मान लीजिए शादियां होती हैं और उसके बाद इस तरह के आंकड़े भी सामने आते हैं कि पति कहता है पत्नी को कि शादी के बाद भाई आप नौकरी छोड़ दीजिए, काम नहीं कीजिएगा, आप हाउसवाइफ बनिए, बच्चों का ख्याल रखिए। अब उसके बाद जब विदेशों में भी अगर देखा जाए तो महिलाओं का वो कंट्रीब्यूशन जो फैमिली की तरफ है, जो घर की तरफ है, उसे एक तरह का काम माना जाता है, वो होम मेकर्स मानी जाती हैं। अब ऐसी सूरत में आप यहाँ पर अगर 20 साल तक पत्नी जो है वो पूरे घर को चलाती है, बच्चों का ख्याल रखती है, पति को ऑफिस तैयार करके भेजती है, उसका खाना पकाती है, उसके बाद 20 साल बाद अगर पति को एक अब्यूजिव मैरिज में भी अगर मान लीजिए पति कहता है कि नहीं अब डिवोर्स चाहिए मुझे, ऐसी सूरत में क्या महिला के सर पर कोई छत ना रहे? क्या उसका अधिकार नहीं है? 50-50 तो होना चाहिए ना ऐसी सूरत में। आपने घर का काम किया, अगर पति बाहर का कर रहा था तो। मैडम जी, हमारा प्रपोजल जो पार्लियामेंट कमेटी का सामने देखिए, हमने क्या बोला, जो कंट्रीब्यूशन होते हैं, कंट्रीब्यूशन मैरिज के बाद से चालू होते हैं।
उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। डिस्प्यूट जो है ये क्या बोलते हैं, आप मैरिज का पहले खुद जो कमाया, आपका बाप ने जो कमाया, उसके ऊपर भी आपको हिस्सा दीजिए। देखिए अभी ये जो बार बार सुन रहे हैं लड़कियां, उसका माँ बाप भाई से कुछ नहीं मिलता है, तो गलत है ना। तो गलती उसका माँ बाप करे, उसका सजा आप हस्बैंड को दो, ये नेचुरल जस्टिस का खिलाफ नहीं। अगर आप रिश्तों की परिभाषा को इस तरह से बोले कि माँ बाप गलती और पति खामियाजा भुगते, अगर आप रिश्तों को इस तरह से बोल रहे हैं तो आप सेव इंडिया फैमिली की बात करते हैं। ये कैसी फैमिली की बात कर रहे हैं? आपकी पति माँ बाप गलती और पति खामियाजा, ये तो कोई फैमिली का इंस्टीट्यूशन या शादी का इंस्टीट्यूशन तो लगता नहीं है। अगर आप इस तरह से बोल से बात करें तो हस्बैंड का पहले का कमाई भी चाहिए, आप बोल रहे हैं उनका माँ बाप का कमाई भी चाहिए हस्बैंड का, तो आप इसको जेंडर न्यूट्रल कर दीजिए मैडम। आप जो हस्बैंड वाइफ है उसका जगह पे स्पाउस कीजिए, जो हमारा डिमांड है ऑल ओवर वर्ल्ड में वही माना जाता है। तीसरा चीज जो है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज बहुत जरूरी है मैडम। अच्छा मैं एक बात बोलती हूँ, अभी तो अधिकार मिला नहीं तो भाषा ये है, अधिकार मिल जाए तो क्या होगा सोच लीजिए। और अब तक अधिकार क्यों नहीं मिला इसका जवाब भी जनता खुद समझ रही है। देखिए बात यह है कि ये कहना बहुत आसान है कि वो अपने घर से ले आए, भाई दे देंगे। भाई भी तो ऐसे ही होते हैं। भाई तब नहीं बोलेंगे कि अरे देखो कैसी है, शादी हुई है, आ गई हमसे अधिकार मांगने, भाभी को बुरा लग रहा है और मुझे बुरा लग रहा है। यही पुरुष तब भाई बन जाएंगे। जब पति बनेंगे तब कहेंगे जाओ ना अपने भाई से लेकर आओ, भाई कहेगा पति से लेकर आओ। औरत क्या फुटबॉल है? दूसरा मुझे ऑब्जेक्शन है कंट्रीब्यूशन वर्ड से। औरत की कंट्रीब्यूशन आप कभी क्वांटिफाई नहीं कर सकते। सुबह नलके से पानी भरने से लेकर रात तक घर का काम करने तक जितना वो काम करती है, आप उसे कैसे कंट्रीब्यूशन को क्वांटिफाई करेंगे, मैं समझ नहीं पा रही। और तीसरी बात मेरा ये मानना है, सारे पुरुष अत्याचारी नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। ज्यादातर पुरुष ऐसे होते हैं या बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो पत्नियों को सम्मान का दर्जा देते हैं। हम इस पेनल्टी की बात, और मैं पेनल्टी वर्ड जानबूझकर इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, हम उनके लिए करना चाहते हैं और जोरदार तरीके से करना चाहते हैं जिनके लिए शादी पेशे से ज्यादा कुछ नहीं है। औरत के लिए कभी पेशा नहीं है। हम इस समय हिंदुस्तान के एक बड़े न्यूज चैनल में बैठे हैं, आप अपने चैनल में पूछ लीजिए, एक भी औरत आपको नहीं मिलेगी ऐसे जिसने 2 महीने के लिए शादी की हो, जो अभी अभी कहा गया है। कोई भी औरत शादी के बंधन को, चाहे वो उसका मंगलसूत्र हो या वो उसका सिंदूर हो, वो 2 महीने के लिए शादी नहीं करती कि उसको एक पिकनिक पे जाना है। पिकनिक के लिए शादियां नहीं होती। ये बहुत इमोशनल चीज है और मेरा ख्याल है हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से पहले रुकना चाहिए और सोचना चाहिए। ये संवेदनशील मुद्दा भी लेकिन है। उनके और अधिकार को लेकर मैं रेखा जी को लाना चाहूंगी। उनकी आर्ग्यूमेंट कुल मिला के ये है कि अगर बार बार ज्यादा जायदाद पे फोकस हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, ये जो शादी एक संस्थान है अपने आप में, इसको क्षति पहुंचेगी। सब औरतें फिर पैसों की या तोलमोल की भाषा बोलने लगेंगी। नहीं, कदापि नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। आप लगता है कि जो जितने भी जो हम इस डिस्कशन के अंदर कर रहे हैं, जो बाकी लोग जो दूसरी तरफ से बोल रहे हैं, उन्होंने अभी कानून को समझा ही नहीं है कि किस संशोधन की बात कर रहे हैं। पहली बात तो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो पत्नी को प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, वो तब है जब तलाक की जो उनकी अर्जी जो है, भले वो पत्नी फाइल करे या पति फाइल करे, वो मंजूर हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने तलाक का मुकदमा फाइल किया, कोर्ट ने कहा अच्छा तलाक हो गया, लीजिए पत्नी जी, आपको आपकी पति की प्रॉपर्टी में 50% हिस्सा देता है। ऐसे कोई ऑटोमेटिक नहीं है। पहली बात तो जो पत्नी तलाक मांगती है या जो पति भी तलाक मांगता है, दोनों सूरत के अंदर जब तक वो डाइवोर्स की डिक्री ग्रांट नहीं होती है तब तक डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो जिन पत्नियों की बात कर रहे हैं, जो जैसे हरीश भाई ने, स्वरूप जी ने भी बात करी कि जो लगता है कि जो प्रॉपर्टी ग्राबर्स हैं, जो सिर्फ पैसे के पीछे, या जैसे वर्तिका बहन ने बोला कि जो 2 महीने की पिकनिक के लिए शायद सोचते हैं कि वो जा रहे हैं, तो ऐसी औरतें जो समाज को जैसे कहते हैं कि 1 रॉटन एप्पल, 1 मिनट, एक कहते हैं ना कि 1 रॉटन एप्पल, कहते हैं ना कि एक 1 रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बास्केट। मतलब कोई गलत हरकत करता है, उसका खामियाजा आप सारी जो स्त्री वर्ग है उनको नहीं दे सकते। कानून का मिसयूज होगा, इसलिए कानून के मिसयूज की वजह से कानून ना हो। मतलब ये तो ये है कि मर्डर के कानून का भी मिसयूज हो सकता है, तो अगर आप प्रावधान ही हटा दें आईपीसी तो कैसा रहेगा। हमारे साथ शाइना एनसीजी जुड़ गई है मुंबई से, बीजेपी नेता। शाइना जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप हमारे साथ चर्चा में अभी जुड़ रही हैं, इसलिए आपको बताना चाहूंगी कि महिलाओं को शादी जब टूटती है, डिवोर्स जब होता है, तो उसके बाद संपत्ति में, पति की संपत्ति में मालिकाना हक देने को लेकर आज बाकायदा कैबिनेट में चर्चा की गई। लगातार पिछले कई महीनों से यह टलता आ रहा था मामला, और मैं आपको खास तौर से इसका एक राजनीतिक पहलू है, इसलिए आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। मंत्रियों की, जो हमारे सोर्सेस और हमारे सूत्र बताते हैं,
प्रधानमंत्री, जैसे ही लॉ मिनिस्टर साहब ने ये मसौदा रखा, प्रधानमंत्री मुस्कुराए। एक वरिष्ठ मंत्री का कहना था कि लड़के का भी कोई बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, संपत्ति का इस तरह से बंटवारा नहीं होना चाहिए। एक मंत्री का कहना था कि गांव में इस तरह का बंटवारा कैसे होगा। जो WCD मिनिस्टर है उनका कहना है कि पूरा जो शादी का इंस्टीट्यूशन है वही खराब होगा और सोसाइटी में रिफ्ट पैदा होगा। सबसे पहले कैबिनेट के मंत्री अगर इस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं जो एक पहल होने जा रही थी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आज देश में पुरुष की जो सोच है वो महिला के सोच से बिल्कुल अलग है। और ये संघर्ष क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जिस घर में एक बेटा पैदा होता है और एक बेटी पैदा होती है, वहां हमेशा सोचते हैं कि जो भी हमारा प्रॉपर्टी है वो पुरुष को दे, बेटा को दे। तो कहीं ना कहीं बेटी जो है एक बोझ रह जाती है। जहां सवाल ये उठता है कि उसकी शादी होती है तो क्यों नहीं उनको बराबर का हक मिले। और मैं मानती हूं कि जब हम प्रगति की बात करते हैं, जब हम स्त्री भ्रूण हत्या की चर्चा करते हैं, तो मुद्दे कौन से हमारे सामने उठता है? वही लड़की जो एक तरफ लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा है, दूसरे तरफ ये सोचा जाता है कि वो एक बोझ है, पनौती है, वो अपने उसकी शादी करनी पड़ेगी, एक बोझा है। तो मुझे लगता है कि जो बराबरी की हिस्सा शुरुआत होती थी हमारे मायके में, यानी कि घर में, जहां लड़की को और लड़का को एक बराबर का हिस्सा मिलता, तो आज शायद ये चर्चा होती भी नहीं और पार्लियामेंट में ये बिल की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक पुरुष समाज है जहां हमेशा पुरुष को महिला से ज्यादा मिलता है। तो जब शादी होती है, जब एक महिला जाती है किसी और के घर पे, उसका हक बनना चाहिए, क्योंकि दिस इज द ओनली सिक्योरिटी। नहीं तो हम बार बार देखेंगे कि इतने सारे शोषण, इतने सारे हादसे महिलाओं के प्रति, और जब तक महिला आत्मनिर्भर नहीं, वो हमेशा एक कमजोर जेंडर माना जाएगा। मुझे लगता है कि इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। इसके ऊपर टिप्पणी जरूर उठती है कि क्यों पार्लियामेंट में आज ऐसे ऐसे प्रतिक्रिया आए हैं, ऐसे ऐसे नजरअंदाज आए हैं। क्या ये एक झलक है समाज के ऊपर? और जो समाज के ऊपर एक झलक है तो उसके ऊपर शायना जी, ये पूरा मामला अब GOM को रेफर हो गया है, लेकिन आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर इस तरह की पहल सरकार करती है तो आपको लगता है आप इससे एग्री करेंगे, बीजेपी इसमें समर्थन देगी सरकार को, अगर ऐसा सवाल आता है तो? बहुत मैडम, हमने हर MP को रिक्वेस्ट किया है एक नेचुरल सवाल है। स्वरूप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जनता पार्टी हमेशा समर्थन देती है। जी जी, अच्छा, अब एक इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं हाँ या ना में, क्योंकि स्वरूप जी ने और हरीश जी ने बोला कि दोनों का ये कहना है कि जो शादी के बाद प्रॉपर्टी एक्वायर्ड होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें अगर 50-50 होता है तो दिक्कत नहीं है, पुश्तैनी में समस्या है अगर ये देखा जाए। रेखा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम संपत्ति की बात करते हैं पति की, तो वो पूर्णता देखी जाएगी, भले वो पुश्तैनी हो, भले वो निजी हो जो उसने शादी के बाद में एक्वायर करी है। नहीं तो ये अगर इस तरह का अगर आप डिवीजन कर देंगे तो फिर तो बहुत ही इजी होगा पति को अपनी जिम्मेदारी से वापस से छूटने का, जिस प्रॉब्लम को रोकने के लिए ये संशोधन बनाया गया है। तो द प्रॉपर्टी हैज टू बी क्लब टुगेदर। उसको आप टोटलिटी के अंदर देखेंगे कि पति की संपत्ति क्या है, संपत्ति बिल्कुल ऐड करना चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। जिन घरों में डोमेस्टिक वायलेंस हुई है या जिन घरों में औरतों को जला दिया गया है, बहुत से घर आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर कि जिन्हें लीगैलिटीज का अंदाजा रहा है, उन्होंने शादी से पहले ही बेटे के नाम प्रॉपर्टी नहीं रखी है। उन्होंने पहले ही ये कर लिया है कि वो जो सारी प्रॉपर्टी है वो पुश्तैनी दिखा दी गई है, ताकि लड़का आराम से शादी कर ले और शादी के बाद कुछ भी हो तो आराम से बचा रहे। ये बहुत सोची समझी साजिश की तरह भी हुआ है। दूसरी बात, मैं बहुत जोर देकर इसे बोलना चाहती हूँ, हम क्यों कहते हैं औरत अपना अधिकार ले, औरत को हम बराबरी का दर्जा दें, औरत अपना अधिकार मांगे। जैसे ही वो मांगती है, क्या हम ये कभी सोचते हैं कि उसको कितना डिफेम किया जाता है तमाम जगहों पर? जैसे ही कोई औरत ये कह देती है कि मेरा यहाँ पर हक बनता है या मुझे ये करने दो, मुझे ये चाहिए, उसी समय उसकी डिफेमेशन स्टार्ट हो जाती है। तब हमारा ये समाज कहाँ जाता है? मेरा मानना है अपने दिल पर हाथ रख के हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस बात का विरोध करें उसे करके प्रॉपर्टी पूरी की पूरी देखी जानी चाहिए, चाहे वो पुश्तैनी ही क्यों ना हो। आपको लगता है? एकदम बिल्कुल। शायना जी, आप क्या कहेंगी? क्यों बड़ा सवाल जो सेफ फैमिली फाउंडेशन से भी
हमारे पास लोग हैं जिन्होंने धरना दिया, वो लोग भी मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को आप अलग रखें, बाकी प्रॉपर्टी का जैसे ही आपने 50-50 करना है, मालिकाना हक देना है, उसमें उनको समस्या नहीं लगती। आपकी क्या प्रतिक्रिया? कि स्वाभाविक रूप से सभी अपनाएंगे, लेकिन मैं तो ये यहाँ तक जाऊंगी कि आज जो महिला आत्मनिर्भर है तो उनको कोई प्रावधान की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जहाँ वो आत्मनिर्भर नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ महिला को कोई कुछ नहीं मिलता है अपने घर से, अपने माता पिता से, और फिर शादी के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। और जो पुरुष कभी कभार उसको छोड़ के गैर संबंध रखे या फिर उनकी जो शादी दोबारा होती है तो फिर वो महिला की परिस्थिति क्या। तो मैं मानती हूँ कि कहीं न कहीं ये जो प्रावधान सा हो सकता है जहाँ फैमिली एसेट्स हो, आपका घर हो, वहाँ महिला का नाम बराबर होना चाहिए। और आप अर्बन सिटीज में देखेंगे तो ये भी ऐसा होता है कि जब दो वर्किंग कपल है और जहां पुरुष बहुत ही पैसा कमाता है तो क्या उसका श्रेय उनकी पत्नी को भी नहीं मिलना चाहिए? वहां भी एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उनको उस श्रेय का एक हिस्सा मिले, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि शादी हुई है और तरक्की होती है सिर्फ पुरुष का, तो कहीं ना कहीं महिला का भी हाथ होता है। और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो महिला आत्मनिर्भर नहीं है, जिसके पास अपने बलबूते पे पैसा नहीं है और वो सिर्फ एक हाउसवाइफ के जैसे आप देखते हैं, तो क्या उनको एक सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? जी स्वरूप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी यहाँ पर। एक सवाल आप बताइए, आप बोल रहे हैं मिसलीड हो रहा है, लेकिन आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर पति के पास वो अपनी नौकरी छोड़ देता है, जैसे ही डिवोर्स का मामला अदालत में जाता है, वो अपनी नौकरी छोड़ देता है, प्रॉपर्टी को मान लीजिए जुए में, शराब में, कहीं पे भी उड़ा दे, ऐसी सिचुएशन में और वो सिर्फ जाके अपने माता पिता के घर बैठ जाए, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ही सिर्फ अकेली प्रॉपर्टी हो, क्या आपको लगता है उसमें भी कोई हक नहीं मिलना चाहिए? मेरे को क्लैरिफाई करने दीजिए जी। देखिए, ये जो लॉ जो बोल रहा है नो फॉल्ट डाइवोर्स, जिसमें हस्बैंड का कोई गलती है कि नहीं है वो प्रूफ नहीं होगा। सपोज हस्बैंड ने कोई गलती किया, उसको 50% किया, 200% उसके पास प्रॉपर्टी हो, नौकरी हो ना हो, वो बेग बो स्टील सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो तो उनको देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है जब आप मुझे गलत साबित नहीं किया गया, उसके बावजूद भी आप मेरा पैसा लेकर चले जाते हो, मुझे ऑब्जेक्शन करने का पावर भी नहीं है ये स्पेशल लॉ में। प्रॉब्लम इधर है। दूसरी जो गांव का ओमैन का बात कर रहा था, मैं बताना चाहता हूँ ये एलिट क्लास ओमैन का कॉन्स्पिरेसी है। नहीं, डॉटर का सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स पिटीशन आप सही बोल रहे हैं, डाइवोर्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें से जब नो फॉल्ट डाइवोर्स की बात कर रहे हैं ना, मुद्दा ये नहीं है क्लास वुमेन का ही बात कर रहे हैं। वो जो गांव का वुमेन का बात कर रहे हैं मैडम ने, वो बिल्कुल गलत है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अच्छा? जो रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, 80% हस्बैंड के पास घर नहीं है, आप उसको ऊपर क्या ले लोगे? तो ये जो है बिल्कुल गलत बोल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अच्छा ये बताइए क्लास ऑफ वुमेन कुछ मिनिस्टर का बहुत बड़ा वर्ग है। स्वरूप जी आप ही का सवाल आगे बढ़ाती हूँ, बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनका ये कहना है कि 80% अगर पतियों के घर सर के ऊपर छत नहीं है, ऐसा नहीं है, देश में बहुत सारे ऐसे बहुत बड़ा हल्का है जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी या घर नहीं है। ऐसे में अगर वो मान लीजिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ पुश्तैनी ही इनकम का सहारा है, या फिर अब 3 बीघा जमीन अगर उसके पास है तो वो सिर्फ वही है, उसमें से कितना डिवीजन हो, क्या हो, कहीं पर कहाँ जाएगा वो? क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदू जॉइंट फैमिली में आज भी रह रहे हैं। रेखा जी, उसको कैसे डील किया जाए? नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस। अगर वो तलाक की नौबत आ जाती है, अगर फर्ज करिए कि ऐसी स्थिति के अंदर पति मांग रहा है या पत्नी मांग रही है, अगर पत्नी अपने पति से तंग आके तलाक मांग रही है और कोर्ट तलाक ग्रांट कर देता है, तो उसका खामियाजा तो ऐसे पति को, ऐसे दोषी पति को भुगतना ही पड़ेगा। अगर भले वो पुश्तैनी संपत्ति क्यों ना हो, भले वो 3 बीघा जमीन ही क्यों ना हो जिसका उसको बंटवारा करना पड़े, अगर आपने कोई गलती करी है जिंदगी के अंदर तो टूटेंगे ना। मतलब अगर आप उस जॉइंट हिंदू फैमिली को देखिए, पत्नी ने तलाक मांगा क्यों आपसे? पत्नी ने आपसे दुखियों के तलाक मांगा? रेखा जी, जब हम सास बहू सीरियल देखते हैं, इतने बड़े बड़े परिवार होते हैं और वहाँ पे बहुएं होती हैं, ये भी एक हकीकत है कि लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं,
ऐसी जॉइंट फैमिली में मान लीजिए एक बहू अगर समस्या खड़ी कर दे तो पूरा का पूरा परिवार भी यहाँ पर बिखर सकता है, ये कंसर्न है उनका। एब्सोल्युटली नॉट। देखिए जो पूरा अगर हम जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, अगर हम HUF प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो पति जो है उसका जो हिस्सा है जो क्या डिफाइंड है वो तो उसका जो गर्भ के अंदर ही जो होता है उसका हिस्सा जो है वो डिफाइन हो जाता है कि देखिए मेरा इस प्रॉपर्टी के अंदर 1/6 हिस्सा या 1/8 हिस्सा है। तो वो जो अगर प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं होता है तो सिर्फ उसको इस बात से वंचित कर दिया जाए कि देखिए तो HUF की प्रॉपर्टी है, अगर पत्नी संपत्ति में हक मांगती है तो जब जॉइंट फैमिली जो है वो बिखर जाएगी, उसका न्यूक्लियस है वो टूट जाएगा। ये कह के आप पत्नी को वंचित नहीं कर सकते। पहली बात तो इस बात को गौर करिए, जो मैं बार बार हर चैनल पे कह रही हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि तलाक की अर्जी आपने किसी पत्नी ने डाली अपने पति का मिसयूज करने के लिए कि देखिए तो बहुत पैसे वाला है, मैं तलाक मांगती हूँ, मेरे को 50% प्रॉपर्टी मिल जाएगी और कोर्ट उसको लेट के ऊपर रखेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाई करना पड़ेगा। हरीश के पास जाना होगा। सारे मामले में जिनको इतने ज्यादा दुख का दौरा पड़ रहा है वो इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसलिए ये लॉ बनाया जा रहा है। पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं, वो पढ़ रहा है। गलत बोल रहे हैं बात बहुत साफ है। आपने लीज क्लास की बात की, आप लॉ पहले पढ़िए। 65% केसेस में हमारे लिए ये सारी चीजें एकता कपूर का सीरियल नहीं है, जिंदगी एकता कपूर का सीरियल नहीं है जिसमें कि सारा दिन एक औरत षड्यंत्र कर रही है, हो रहा है उल्टा। ये हो रहा है जब पुरुष एक षड्यंत्र करता है और उस पूरे षड्यंत्र के तहत औरत को चालाकी से या घर से बाहर निकाल देता है या उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है और आप फिर ये एक्सपेक्ट भी करते हैं, बोलते हैं उसे कि जाओ तुम अपना अधिकार मांगो और अधिकार मांगने लगते हैं। शाइना जी आपके पास आना चाहूंगी। शाइना जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि उनका ये कहना है कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो एक परिवार एक इंस्टीट्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट होंगे। मान लीजिए एक बहू अगर सवाल उठाती है, प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगती है डिवोर्स के बाद, तो पूरा का पूरा परिवार कहीं ना कहीं इसको लेकर परेशान होगा। देखिए मैडम, परेशान तो होना है। इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। जी देखिए, हमेशा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है और ये सिचुएशन कौन सा है। जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ 4-5 बहू है तो शायद जॉइंट नेम्स भी हो सकते हैं। स्वरूप जी आप ही के पास आ रही हूँ, 1 मिनट शाइना जी को सुन लेते हैं। शाइना जी पूरी कर लीजिए अपनी बात प्लीज। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहां तक जॉइंट फैमिली का सेटअप है जरूर चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां 5 बहू हैं तो क्या 5 के नाम में आप करने वाले हैं या फिर किस ढंग से डिवीजन होगा, मुझे लगता है इसके ऊपर चर्चा करना है। लेकिन जहां तक ये बार बार कहा जा रहा है कि दिस इज एन एंटी मेल बिल, इस बिल के लिए हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महिलाओं के प्रति अत्याचार हुआ है, इनहेरिटेंस को लेके, अपॉर्चुनिटीज को लेके, सिक्योरिटी को लेके, और ये समझना भी बहुत अवश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलग होंगे और जो अर्बन सिटीज में जहां सेल्फ मेड कपल्स हैं वहां भी परिस्थिति बिल्कुल अलग है। लेकिन जो आप इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को एक ढंग से कायम रखना चाहते हैं या बरकरार रखना चाहते हैं, तो जब ये प्रावधान होता है कि 50% महिलाओं को दो, तो जो मर्द ये भी सोच रहा है कि किस ढंग से मैं ये परिस्थिति से छूट पाऊं और कहीं और मेरे गैर संबंध हो या मेरी दूसरी शादी हो, वो शायद 2-3 बार सोचेंगे। तो जो महिला को सिक्योरिटी की आवश्यकता है, मैं मानती हूँ कि ये बिल से उनको मिलता है। जी जी स्वरूप जी, बस बहुत वक्त कम है, अब बिल्कुल 2-3 मिनट रह गए हैं। रेखा जी आधी लाइन में मैं छोटा सा इसका सजेशन देना चाहती हूँ कि जैसे मेंटेनेंस डिसाइड करते समय पत्नी की जो इनकम है दैट इज ऑल्सो डिसाइडिंग फैक्टर। पत्नी कितना कमाती है उसको देखने के बाद ही पति की ड्यूटी बनती है कितना मेंटेनेंस दो। इसी तरह से जितने भी जो विरोधी हैं वो उनको मैं एक सजेशन देती हूं, अदालत को डिस्क्रेशन होना चाहिए, अदालत को डिसाइड करना चाहिए उस समय पत्नी को प्रॉपर्टी देते समय पति की कि पत्नी के नाम पर कितनी संपत्ति है। कई महिला संगठन इस सुझाव के भी खिलाफ है। स्वरूप जी आप अपनी बात बस 1 लाइन में कर लीजिए, वक्त बहुत कम है, खत्म हो रहा है वक्त। देखिए, पहले तो लॉ आप स्पाउस कीजिए, मैरिज का ड्यूरेशन डिफाइन कीजिए, ठीक है, और हस्बैंड को भी फाइनेंशियल हार्डशिप के लिए ऑब्जेक्शन देना चाहिए। ये 3 चीज कर दीजिए, लॉ बना दीजिए, और नहीं करता है तो इसको रोलबैक कर दीजिए। आपको ये लॉ जरूरत नहीं है। हरीश जी एक लाइन में आपकी टिप्पणी। हमारी टिप्पणी सिर्फ मैडम इतनी है कि एक इसमें कोई लिमिटेशन पीरियड होना चाहिए कि 10-20 साल की मैरिज हो, उसके बाद अगर लड़की को
करते हैं तो उसको मिलना चाहिए। और एक शादी में अगर वो ले चुकी है तो उसको 20 साल की शादी और 20 साल अदालत में मामला लटके उसके बाद अगर फैसला आए तो नहीं, आप उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, 3 महीने में डिसीजन दीजिए और उसको दूसरी मैरिज में कोई हक नहीं होना चाहिए। वर्तिका ने कहा कि शादी के ऊपर भी अब एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। बहरहाल आज हमने इस पूरे मुद्दे के ऊपर चर्चा की है और सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि जब शादी होती है बताया जाता है कि पति परमेश्वर है, शादी में तो आप दासी बन के शादी कर लीजिए, उसके बाद पति और पत्नी इक्वल नहीं है। डिवोर्स के बाद क्या दोनों को बराबरी का हक मिल सकता है? क्या जायदाद में महिला को फिर बराबरी का दर्जा मिले, यानी शादी में नहीं तो कम से कम डिवोर्स में क्या यह हक मिलना सही है या नहीं है? कैबिनेट इसको लेकर डिवाइडेड है, इसलिए मामला जीओएम के पास गया है। लेकिन हम देख सकते हैं, जान सकते हैं कि जब संसद में मामला आएगा तब कितने फायरवर्क्स होंगे, तब कितने पटाखे होंगे। सवाल यहां पर बहुत सारे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। फटाफट खबरें होंगी, इसके बाद देश आज में। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन।